हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर, जहां अपने जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें अपने पहले कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रखे हैं। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वह है आपका प्रकाश व उसके गुण, जिसके अंदर हमने दर्पण के बारे में अध्ययन कर लिया था। दर्पण से किस प्रकार से जो प्रतिबिंब निर्माण होता है उसको भी हमने पढ़ लिया था। उनके प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। उनके उपयोग के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज अपने पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन या आपने कहें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लगातार मेरे द्वारा दी गई जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख रहे हैं। लगातार आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसकी परिभाषा रूप में इसको देखते हैं कि अपवर्तन वास्तव में होता क्या है। अपवर्तन जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यदि वो किरण आती है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपनी जो मूल दिशा होती है या जो संचरण की जो दिशा है उससे वह परिवर्तित हो जाती है। यही जो परिघटना है वह क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह जो संचरण की दिशा है यह किरण जिस दिशा में आ रही थी में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा या बदलाव हो जाता है। ये जो घटना है वह क्या कहलाती है? आपकी अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये जो परिघटनाएं होंगी या प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वह केवल क्या होगा? जो पारदर्शी माध्यम है उन्हीं के अंदर ये वाली घटना हमें देखने को मिलती है। इसमें दो तरह के माध्यम हो सकते हैं। एक तो आपका रहता है विरल माध्यम, क्योंकि दो माध्यम की हमने बात की है, माध्यम प्रथम व माध्यम द्वितीय। तो यहां दो तरह के माध्यम हो सकते हैं, विरल माध्यम व सघन माध्यम। विरल जो माध्यम रहता है उसके अंदर जो उपस्थित कण होंगे या पदार्थ के जो कण होंगे उनका अपने कहें कि डेंसिटी कह दें, घनत्व कह दें, वह क्या रहेगा? कम रहता है। या उसके जो कण हैं वे दूर दूर स्थित होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं, अर्थात सघनता उनके अंदर कम होती है। सघन जो माध्यम होगा उनके अंदर कणों का घनत्व जो है वह अधिक होगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके जो कण होंगे वे पास पास उपस्थित रहते हैं, पास पास उपस्थित रहते हैं। अब देखिए
इसके अपने कुछ उदाहरणों की बात करते हैं, और उदाहरणों से अधिकतर जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके जो उदाहरण रहते हैं, जैसे पानी की भरी हुई कोई टंकी है, या अपने कहीं पोखर या तालाब जो है जहां पानी साफ होगा, जिसमें तला दिखाई देगा। तो पानी की भरी टंकी है या तालाब है कि तली कह दें, वह क्या होगी, ऊपर उठी हुई नजर आती है, ऊपर उठी हुई नजर आती है। उसका कारण क्या रहता है, अपवर्तन। दूसरा इसी के अंदर अपने उदाहरण पढ़ें, यदि कोई भी कांच का गिलास है या कांच का जो बर्तन है जिसमें पानी भरा हो, क्योंकि हमें माध्यम दो चाहिएंगे, पानी भरा हो, वह क्या होगा, उसमें कोई भी पेंसिल यदि अपने रख दें तो वह भी क्या होगी, मुड़ी हुई नजर हमें आती है, मुड़ी हुई नजर आती है। इसी प्रकार से यदि हम कांच का स्लैब ले लें, कांच का पारदर्शी स्लैब ले लें, स्लैब का मतलब पट्टी है यहां पे, उसको किसी भी बुक के ऊपर रख दें तो वहां नीचे जो अक्षर होंगे वे भी ऊपर उठे हुए हमें नजर आते हैं। अक्षर जो होंगे वे ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, ऊपर उठे हुए हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से कांच का जो बर्तन है, या अपने कहेंगे कांच के गिलास में नींबू को यदि अपने रख दें, कांच के गिलास के अंदर नींबू रखेंगे और कांच का गिलास जो होगा उसमें पानी भरा होना चाहिए, तब जो नींबू है उसको पार्श्व साइड से देखने पर वह हमें बड़ा दिखाई देता है। ये सभी जो उदाहरण हैं वे क्या हैं, आपके अपवर्तन के कारण, या ये सभी जो घटनाएं हैं वे अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाती हैं। तो देखिए हमने दो अलग अलग माध्यमों की बात की है, तो यहाँ अपने दोनों ही तरह के माध्यम ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए माध्यम प्रथम जो है वह आपका विरल माध्यम है, और दूसरा जो माध्यम हमने लिया है वह आपका माध्यम द्वितीय जो है सघन माध्यम। तो यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जहां पे टकरा रही है उसका लंबवत जो भाग होगा वह पूर्व की भांति ये भी यहां क्या रहेगा, अभिलंब रहता है। फिर ये अपवर्तित होगी और इस ओर मुड़ जाएगी। वास्तव में इसको इस दिशा में जाना चाहिए था, परंतु ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी जो स्थिति हो सकती है जिसके अंदर आपका सघन माध्यम ऊपर उपस्थित हो, जबकि विरल माध्यम, दूसरा जो माध्यम है वह विरल माध्यम हो। तो प्रकाश की किरण जब यहां किसी भी बिंदु पे आपतित होती है, जहां आपतित होगे उसके 90 डिग्री जो है वो आपका अभिलंब प्राप्त होगा, तो वह क्या होता है, इस दिशा में आपकी किरण चली जाती है। तो यहाँ दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा कि ये पहला माध्यम विरल था, जहां से आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली किरण आपकी क्या कहलाएगी, आपतित किरण होगी। और ये ठीक दर्पण की भांति है, वहां हमने आपतित किरण और ये जो अभिलंब था के बीच का जो कोण था उसको हमने आपतित कोण नाम दिया था। आई, और अपवर्तन की घटना के बाद जो किरण यहां से गुजरती है वह आपकी
अपवर्तित या अपवर्तन किरण के नाम से भी इसको अपने जानते हैं। अभिलंब और अपवर्तन जो किरण है इनके मध्य का जो कोण होगा वह अपवर्तित कोण कहलाता है। अपवर्तित कोण कहलाता है, इसको अपने आर से दर्शाते हैं। यहां आपको जो बात ध्यान रखनी है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वास्तव में इसको यहां जाना चाहिए था, वह क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और इसके ठीक विपरीत यहां जो आपतित किरण है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात ये आपका कोण आई है और ये आपका कोण क्या कहलाएगा, आर कहलाता है। यहां हम ये बात नोट कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। तो दोनों ही स्थितियों को अपने देख लेते हैं। पहली जो स्थिति है वह ये रहने वाली है, ये वाली, जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया है, तो हम कहेंगे कि अपवर्तित जो किरण है, अपवर्तित किरण की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि जब सघन से विरल माध्यम में आती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। अर्थात इसको वास्तव में यहां जाना चाहिए था, परंतु ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाती है। अपवर्तन की जो परिघटना है उसका कारण जो रहता है, जो दोनों माध्यम है, माध्यम प्रथम व द्वितीय या आपने कहीं सघन व विरल जो माध्यम है, उसके अंदर जो प्रकाश की किरण आ रही है उसके वेग या आपने कहीं चाल जो है में परिवर्तन की वजह से अपवर्तन जो है की घटना संभव हो पाती है। तो अपने कुछ नोट में इसमें विशेष कर सकते हैं कि जो अपवर्तन की घटना है वह दोनों माध्यमों में कौन सा, मीडियम फर्स्ट और मीडियम जो सेकंड है के मध्य चाल कह दें या वेग कह दें के अंतर की वजह से कारण यह घटना संभव हो पाती है, संभव होती है। अर्थात दोनों के अंदर एक डेंसर मीडियम होगा और दूसरा जो है विरल होगा। उन दोनों के अंदर जो प्रकाश की किरण है उसका वेग या अपने कहीं चाल जो है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी वजह से हमें जो है अपवर्तन की जो घटना है वो देखने को मिलती है। दूसरी विशेष बात आपको, दूसरा विशेष नोट जो आपको ध्यान में रखना है वह ये ध्यान रखना है कि निर्वात के अंदर प्रकाश का जो वेग है अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और वह कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह बहुत सी बार आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है तो आप लेंगे निर्वात के अंदर। यदि पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है वो कितना होगा तो अपने कहेंगे कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपने ध्यान रखना है कि यदि
वह क्वेश्चन में पूछ ले। जब मैंने परिभाषा की बात की थी तब मैंने कहा था कि कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है। अब यदि वह कह दे, एग्जामिनर यदि आपसे कहे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री कह दे, या आपने कहें अभिलंब से प्रवेश करे, तो अपवर्तन की जो घटना है, अपवर्तन की जो घटना है, ये परिघटना जो है वह संभव नहीं हो पाती, संभव नहीं होती। अर्थात हमें अपवर्तन जो है की घटना देखने को नहीं मिलेगी यदि प्रकाश की किरण है वह अभिलंब या 90 डिग्री से उस माध्यम पे आती है, तो प्रकाश की जो परिघटना ये है वह संभव नहीं हो पाती। या दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि अपवर्तन की घटना नहीं होगी, या आपने कहें कि दिशा में कोई भी बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। दिशा में बदलाव होने का कारण क्या होता है कि उसके चाल के अंदर अंतर आता है, जबकि जब अभिलंब से प्रवेश करेगी तो वह बिना विचलन के सीधी ही गुजर जाती है। इसलिए ये जो परिघटना है हमें देखने को नहीं मिलती। और आपतित जो किरण है या अपवर्तित जो किरण है, दोनों के जो दिशा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, वह बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। इसी प्रकार से कुछ परिघटनाएं और हैं जो हमें अपवर्तन के द्वारा प्रदर्शित हम कर सकते हैं। उन घटनाओं में है आपका रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये परिघटना भी आपकी यहां अपवर्तन के द्वारा ये घटना जो है उसको बता सकते हैं। दूसरी परिघटना हम देखते हैं, बड़ी जो मछलियां होती हैं, बड़ी मछलियां को देखते हैं, को देखने पर वे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाती हैं, कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। इसका कारण भी क्या है? अपवर्तन ही है। और अंतिम अपने इसमें उदाहरण यदि पढ़ना चाहें तो सूर्य अस्त व सूर्य उदय जब होता है तब हमें अपवर्तन की वजह से 2 मिनट पहले हमें सूर्य जो है उदय होना प्रारंभ कर देता है, उदय जो होता हुआ हमें लगता है, और 2 मिनट बाद तक हमें जो सूर्य है अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो अपने कह सकते हैं कि सूर्य उदय व सूर्यास्त की जो घटना है, जिससे पूरा दिन जो है वह कितना बढ़ सकता है? 4 मिनट तक बढ़ सकता है। 2 मिनट पूर्व हमें सूर्य जो है दिखाई देना प्रारंभ कर देता है, और 2 मिनट लास्ट तक हमें सूर्य अस्त जब होता है तब तक हमें अपवर्तन की परिघटना की वजह से जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन जो है वो 4 मिनट तक अधिकतम बढ़ सकता है। अभी हमने अध्ययन किया प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब अपने नया टॉपिक पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपने कहें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई भी प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यदि ये जो कोण है या अपने कहें अपवर्तित जो कोण है, कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है, यहां तक दूर हट जाए अभिलंब से कि वहां जो अपवर्तित कोण का मान है वह 90 डिग्री हमें प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का जो कोण होता है उसे अपने क्रांतिक कोण के नाम से भी जानते हैं। क्रांतिक कोण के नाम से इसको जाना जाता है। अर्थात जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटेगी और इतना दूर हट जाए कि वह जो कोण का मान है वह कितना प्राप्त हो, हमें 90 डिग्री प्राप्त हो। अपवर्तित जो कोण का मान है हमें 90 डिग्री जब प्राप्त होगा तब उस स्थिति में वह कोण क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। यदि कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से ज्यादा अर्थात क्रांतिक कोण या कहीं 90 डिग्री से भी अधिक, क्रांतिक कोण से अधिक कहें या आपने कहें कि 90 डिग्री से भी अधिक कोण का मान यदि हमें प्राप्त होता है तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रकाश की किरण 90 डिग्री से अधिक जब उसका मान प्राप्त होगा तो वह उसी माध्यम में मुड़ जाती है, उसी माध्यम में पुनः प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार की जो परिघटना है वह आपका क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसको अपने डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये कोई सघन माध्यम था और ये आपका विरल माध्यम है। यहां पे कोई भी प्रकाश की किरण जो है यहां आपतित हुई, ये आपतित किरण थी, यहां ये अभिलंब से दूर हट गई, ये क्या हुई, अभिलंब से दूर हटी, तो ये आपका कोण आई था और ये कोण आपका आर था। यहां इसके मान को इतना बढ़ाया गया कि ये क्या होगी, यहां प्राप्त हुई हमें, अर्थात ये रिफ्लेक्शन के बाद हमें कहां प्राप्त होगी, ये यदि आपकी आपतित किरण थी तो ये क्या हुई, हमें यहां प्राप्त हुई, अर्थात ये हमें 90 डिग्री प्राप्त हुई। तो जो कोण है वो क्या कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण। यदि अपने इस क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, मान लीजिए हमने यहां पे किया, ये क्रांतिक कोण के मान को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्रांतिक कोण वह कोण होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह जब अभिलंब के साथ 90 डिग्री का यदि कोण बनाती है तो वह उसका क्रांतिक कोण कहलाता है। जो आपतन कोण होगा वही उसका क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब इसके मान को यदि अपने बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, और भी अधिक विचलित होगी और ये वापिस पुनः उसी माध्यम में, जो सघन माध्यम था, यह आपका सघन माध्यम था, इसी के अंदर क्या हो जाए, पुनः प्रवेश कर जाए। तो ये जो परिघटना है वह आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से इसको जाना जाता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें रहती हैं। पहली शर्त रहती है कि जो प्रकाश की किरण है वह सघन माध्यम से कहां प्राप्त हो, विरल माध्यम की ओर जाए। ये पहली कंडीशन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जो प्रकाश की किरण है वह संचरित होनी चाहिए। दूसरी इसकी शर्त रहती है कि जो आपतन कोण का मान है, आपतन कोण जो है वह बड़ा होना चाहिए। किससे? क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक होना चाहिए। वह यदि अधिक होगा तो उसी माध्यम में वह पुनः प्रवेश कर जाती है। ये इसकी आवश्यक शर्तें हैं। और अब अपने अध्ययन करते हैं इसके उदाहरणों के बाद। उदाहरण या अपने एग्जाम्पल से इसके पढ़ सकते हैं। पहला उदाहरण आता है हीरे का जो कि अत्यंत जो चमक है वह किसकी वजह से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। इसका जो क्रांतिक कोण का मान है का मान 24 डिग्री से भी कम रहता है। तो इसकी वजह से हीरा जो है हमें अत्यंत चमकीला दिखाई देता है। दूसरा, कांच की जो नली है वह यदि टूट जाती है तो उसका टूटा हुआ भाग है वह भी हमें क्या होगा? चमकीला दिखाई देता है। इसकी वजह क्या होगी? वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से यदि कोई परखनली जो है खाली परखनली हो, उसको यदि अपने पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी के अंदर जो उसका भाग होगा वह भी हमें चमकीला दिखाई देता है। वह भी किसकी वजह से दिखाई देता है? हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हमें दिखाई देता है। रेगिस्तान जो है या जो ठंडे प्रदेश हैं वहां जो उसमें मिर्चियां जो बनेंगी, मिर्चियां जब वह रेगिस्तान में बनती हैं, अपने कहते हैं का जो बनना है, का निर्माण जो है वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से संभव होता है। इसी प्रकार से पानी के अंदर जो बुलबुले होते हैं वे भी इसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो प्रकाश तंतु होते हैं या प्रकाशिक तंतु जिनको अपने कह दें, या ऑप्टिकल फाइबर जो है, वे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। जो अपना प्रकाशिक तंतु है या ऑप्टिकल फाइबर जो है उनके बारे में अपने कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।